नमस्कार। पर्यावरण यानी वो आवरण, हमारे चारों ओर का वो वातावरण जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम शामिल हैं, पशु पक्षी शामिल हैं, नदियाँ, पेड़ पौधे, पर्वत, झरने, सब चीज़ें जिसमें शामिल हैं, हमारे चारों ओर का आवरण। आज हम उसी के संरक्षण पर बात करेंगे, क्योंकि आज का हमारा विषय है एक पहल पर्यावरण संरक्षण की ओर, जो कि अध्याय 6 है, कक्षा 8 का, हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति व योग नामक इस विषय से। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस पाठ की शुरुआत होती है हमीरपुर के कुछ विद्यार्थियों से, जो कि पर्यावरण परिसर दिल्ली में भ्रमण के लिए जो है वो पहुंचे हैं, यानी अपने अध्यापकों के साथ वो भ्रमण के लिए जा रहे हैं। और विद्यार्थी यहाँ पर अनुभवी वैज्ञानिकों से बातचीत करना चाहते हैं। इसके लिए उनके शिक्षकों ने जो है वो अनुमति भी ले ली है, और अब सभी जो है वो जल्दी से वैज्ञानिक कक्ष में पहुंचेंगे, और उसके पहुंचने के बाद जो है वो वैज्ञानिकों के साथ बातचीत आगे बढ़ाएंगे। तो वैज्ञानिक पूछते हैं, बच्चों को कहते हैं, आओ बच्चों, क्या आप सभी हिमाचल प्रदेश के ही रहने वाले हैं? तो इस पर जो बच्चे हैं उनमें से एक बच्चा शुभम आगे जवाब देता है, और वो कहता है, जी हाँ श्रीमान, हम शैक्षिक भ्रमण के लिए यहाँ आए हैं तथा पर्यावरण के बारे में जागरूकता क्लब बनाना चाहते हैं अपने विद्यालय में। ये बात सुनकर जो वैज्ञानिक है वो बच्चों के से बहुत खुश होता है, और वो आगे से कहते हैं कि शाबाश बच्चों, हिमाचल प्रदेश सहित पूरे विश्व में ही आज पर्यावरण के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। यदि हम पर्यावरण संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सजग नहीं होंगे तो पर्यावरण के साथ साथ हम अपना भी विनाश कर लेंगे। तो वैज्ञानिक की ये बात सुनकर एक और बेटी जो है विद्यार्थियों में से, वीना, वो क्या कहती है? वीना कहती है कि क्या आप हमें बताएंगे कि पर्यावरण के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं? तो आपके सामने देखो, जैसे आपने देखा कि वैज्ञानिकों ने जब चुनौतियों का जिक्र किया तो वीना ने स्वाभाविक रूप से पूछ लिया कि आप बताएंगे हमें कि कौन कौन सी चुनौतियां जो है वो वर्तमान समय में आपके अनुसार जो है वो पर्यावरण के संदर्भ में हमें देखने को मिल रही हैं। तो वैज्ञानिक जो है वो उसको शाबाशी देते हैं और कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आज के समय में पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती का ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाना, इसके साथ ही जैसे कि आप देख रहे हैं, धरती जो है वो आजकल दिन प्रतिदिन गर्म होती जा रही है, क्योंकि धरती पर जो है वो हरित आवरण से अभिप्राय है पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, जंगल कम होते जा रहे हैं। इसके बाद जो अगली चुनौती वैज्ञानिकों ने बताई वो थी संसाधनों का अत्यधिक दोहन। संसाधन यानी एक ऐसी चीज़ जिससे हमें कोई ना कोई लाभ होता है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, विकास के लिए ज़रूरी है, वो संसाधन है, और जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है, तो उनका अत्यधिक दोहन करना भी एक चुनौती है, एक पर्यावरण के लिए समस्या है। जैसे पेड़ हैं उदाहरण के लिए, वो हमारे लिए ज़रूरी है और लकड़ी ज़रूरी है, लेकिन उसका अत्यधिक दोहन करना, पूरे के पूरे जंगलों को काट करके नष्ट कर देना बिना ज़रूरत के, जहाँ अगर मान लीजिए एक पेड़ की लकड़ी से काम हो सकता है, तो वहाँ पर व्यर्थ में ही 20-20 पेड़ों को काट देना, या अपने लालच के लिए पेड़ों को काटना जो है वो संसाधनों के अतिरिक्त दोहन में आएगा। वहीं घटते वन भी इसकी एक बहुत बड़ा जो कारण है, वो वैज्ञानिकों ने बताया शुभम वीना के कहने पर। और अगला जो वैज्ञानिकों ने बताया वो था घटती ओजोन परत। आप सभी जानते हैं कि धरती के चारों ओर एक ऐसी बहुमूल्य परत बनी हुई है जो सूर्य की खतरनाक अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती हैं। लेकिन आप ये जानकर आपको जो है वो दुख होगा बच्चों, कि हमारी जो वो ओजोन परत है वो अब उसमें धीरे धीरे छेद एक हो रहा है, छिद्र हो रही है, वो ऊपर से घिसती जा रही है, जिससे कि जो सूर्य की खतरनाक किरणें हैं वो सीधे प्रत्यक्ष रूप से अब धरती के कुछ हिस्सों पर पड़ रही हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। तो ये कुछ समस्याएं थी, चुनौतियां थी, जो कि वैज्ञानिकों ने बताई। इसको सुनने के बाद एक और बच्चा अनुपम आगे से अपना सवाल पूछता है, और वो कहता है कि क्या आप हमें प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताएंगे? अब चूंकि वैज्ञानिकों ने बाकी तो सब कुछ बता दिया, मैंने भी यहाँ पर आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जो है वो अनुपम अब अलग से विस्तार में जानना चाहता है। तो क्योंकि वैज्ञानिक जो है वो बताने में बहुत खुश हैं, तो अब वैज्ञानिक जो है वो आगे और ज़्यादा उसको बताएंगे। तो आइए देखते हैं वैज्ञानिकों ने क्या क्या जो है वो उनको बताया है।
तो देखिए, सबसे पहले जो उन्होंने प्राकृतिक जिस आपदा का जिक्र किया है वो है अतिवृष्टि या अनावृष्टि। अतिवृष्टि यानी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना या फिर बिल्कुल भी बारिश ना होना। वहीं दूसरी ओर सूखा यानी ऐसी स्थिति कि जिसमें अनाज जो है वो सारा का सारी फसलें नष्ट हो जाएं, बारिश समय पर ना हो तो सूखा पड़ जाता है। वहीं दूसरी ओर कई बार इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है, इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि नदियों में बाढ़ आ जाती है, नदियों का पानी जो है वो घरों की ओर, रिहायशी इलाकों की ओर जाना शुरू हो जाता है। तो ये जो है वो प्राकृतिक चुनौतियां हैं जिनका वैज्ञानिकों ने जिक्र किया। इसके बाद आगजनी की उन्होंने बात की। आगजनी यानी बहुत बड़ी तादाद में कहीं पर आग लग जाना। आग लगने के जो कारण हैं वो कई बार प्राकृतिक भी होते हैं, यानी आसमानी बिजली से जंगलों में आग लगती है। तो अधिकतर जो है वो कई बार इंसानी गलती से या इंसान जो है वो जानबूझकर भी जंगलों में जो है वो हम हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में देखें तो कई बार आग लगा देते हैं, जो कि प्राकृतिक आपदा का रूप ले लेता है और फिर उसे नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हजारों करोड़ों की जो चपत है वो इससे हमारे आर्थिकी को लगती है, हमारे पर्यावरण का नुकसान होता है। एक और जो उन्होंने चुनौती बताई वो है सुनामी। सुनामी यानी कि समुद्रों में, समुद्र की जो लहरें हैं वो इतनी ज़्यादा ऊंची उठती हैं कि वो बहुत भयंकर तबाही मचाती हैं। वहीं भूकंप की इन्होंने बात की, यानी धरती का हिलना। आप सभी जानते हैं कांगड़ा में कितना भयंकर भूकंप जो है वो आया था, और हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा चंबा है वो भूकंप के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जोन में जो है वो संवेदनशील हिस्से में जो है वो आता है। इसी के साथ ही उन्होंने भूस्खलन की भी बात की वैज्ञानिकों ने। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी आपके सामने की भी किस तरीके से तबाही का मंजर होता है। जब कभी भी भूकंप जैसी कोई आपदा आती है तो घर किस प्रकार से टूटकर गिर जाते हैं। वहीं बाढ़ की बात करें, भूस्खलन की बात करें, ये सारी की सारी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये इनके बारे में वैज्ञानिकों ने बच्चों के साथ जिक्र किया। और एक और बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है वो वैज्ञानिकों ने बच्चों को बताई वो ये थी कि विश्व में हर साल लगभग 10 करोड़ लोग जो हैं वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण ही मर जाते हैं, और लाखों तो घरों से बेघर हो जाते हैं और उनका जीवन भी यानी बहुत ज़्यादा दूभर जो है वो हो जाता है। इसके बाद एक और बच्चे ने जो है वो प्रश्न पूछा कि इन आपदाओं से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अब आपदाओं के बारे में पता चल गया कौन कौन सी हैं प्राकृतिक आपदाएं, लेकिन इनसे बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक इनसे बचाव के ऊपर हम बात नहीं करेंगे तब तक इन आपदाओं के से होने वाला जो नुकसान है उसको कम नहीं किया जा सकेगा। तो जैसा कि बच्चे ने पूछा तो उसके बाद वैज्ञानिक जो है वो भूकंप के बारे में बता रहे हैं कि अगर हम, वैज्ञानिक कहते हैं, मान लीजिए अगर हम या कोई भी बच्चा जो कि ये सब कुछ पूछ रहा है वो भूकंप जोन में रहता है, ऐसे क्षेत्र में रहता है जो भूकंप को लेकर के बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, तो वहाँ पर उसे क्या क्या करना चाहिए। उसे घर बनाने में विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए और उनकी सलाह के अनुसार ही जो सामग्री है उसका प्रयोग करना चाहिए। भूकंप रोधी तकनीक से ही घर बनाने चाहिए। इसके अलावा दूसरी मंजिल पर पहली मंजिल की अपेक्षा कम खिड़कियां व दरवाजे बनाने चाहिए। ये वो बातें हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना है जहां पर भूकंप आने का सबसे ज़्यादा खतरा है। और बाढ़ यदि आती है तो ऐसी स्थिति में हमें उस क्षेत्र को छोड़कर जो है वो ऊंचाई वाली जगहों पर जाना चाहिए ताकि हम अपने बहुमूल्य जीवन को बचा सकें। इसके साथ ही भूकंप आने की स्थिति में क्या करें, तो उस समय खिड़कियों से दूर रहना है। DHC यानी ड्रॉप, होल्ड एंड कवर, झुको, ढको और पकड़ो, ये हमें अपनाना है। यानी जब भी भूकंप आए हमें नीचे झुकना है और किसी टेबल के नीचे या किसी मजबूत चीज़ के नीचे अपने सर को जो है वो ढकना है, ताकि अगर कोई चीज़ ऊपर से गिरती है तो हमारे सर को, जो कि बहुत नाजुक है, उस पर नुकसान ना हो। और एक ऐसी चीज़ को पकड़ के रख लेना है जिसके नीचे हम झुके हैं, यानी टेबल या मेज को। बाहर जाने के रास्तों को बाधा मुक्त रखें, ये नहीं कि दरवाजे पर ही अलमारी रख दी है। और निकास के लिए लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि लिफ्ट जो बीच में फंस सकती है कोई भी एरर होने की वजह से, तो इसमें जो नुकसान होने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मेन स्विच से बिजली को बंद कर दें, ऊंची ऊंची इमारतों से दूर रहें। ये सारी चीज़ें जो है वो वैज्ञानिकों ने बताई कि किस तरीके से भूकंप आने पर हमें अपने आप को जो है वो तैयार रखना है और अपने आप को जो है वो बचाना है। अब वंदना एक सवाल आगे और पूछती है वैज्ञानिकों से कि क्या हम प्राकृतिक आपदा विषय पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं।
आप बच्चे भी ज़रूर इस विषय पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर करना अपने अनुभव, यदि आपने कभी कोई भूकंप अनुभव किया हो या बाढ़ अनुभव की हो या आगजनी की कोई घटना, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं, लैंडस्लाइड जिसे हम कई बार अपनी स्थानीय भाषा में कहते हैं कि घार जाना, मतलब जो मिट्टी है या पत्थर है वो कई बार पहाड़ों से खिसक कर नीचे आ जाती है और हम कहते हैं कि घार आ गई है, तो उसके ऊपर भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या सलाह दी, आइए हम देखते हैं। और आप भी कोशिश करें कोई प्रोजेक्ट बनाने की और अपने अध्यापकों को दिखाएं, उसकी फ़ोटोज़ जो है वो आप उसकी भी कोई वीडियो बना करके आप मेरे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर आप जो है वो उसमें डाल सकते हैं और मैं वो चीज़ आपकी यहाँ पर ज़रूर बताऊँगा। और अगला है, देखिए वैज्ञानिक क्या कहते हैं, आप बड़ी सरलता से बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता करना है, ये आप ध्यान से सुने प्रोजेक्ट बनाने के लिए, कि सबसे पहले आपने ये पता करना है कि आपदा कब और कहाँ पर घटी। आपदा यानी कि जो भी प्राकृतिक जो नेचुरल क्लैमिटी हुई है, चाहे वो भूकंप आया है, उदाहरण के लिए बाढ़ को लेते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस गांव में आप बाढ़ पर प्रोजेक्ट बना रहे हो वो बाढ़ कब आई थी और कहाँ पर आई थी, इसके मुख्य कारण क्या थे। क्या बाढ़ इसीलिए आई क्योंकि नाले के किनारे लोगों ने अपने घर बना लिए और इससे जो नाला था वो सिकुड़ गया और उस वहाँ भूकंप आ गया, या फिर आपदा कैसे घटी, इसका परिणाम क्या हुआ, ये सब पता होना चाहिए। इसके अलावा आप ऐसे सुझाव संकलित करें जिससे कि उस आपदा को दोबारा ना हो सके वो आपदा। इसमें आप अखबार, इंटरनेट या पत्रिकाओं, मैगजीन का सहारा ले सकते हैं। आप बाढ़, भूकंप, सुनामी, सड़क दुर्घटना, आगजनी, भूस्खलन, इन विषयों पर रिपोर्ट जो है वो बना सकते हैं। और पाठशाला में साप्ताहिक पर्यावरणीय समस्याओं संबंधी प्रश्नोत्तरी और भाषण प्रतियोगिताओं का भी आयोजन कर सकते हैं। अगर आपके विद्यालय में भी पर्यावरण संबंधी भाषण प्रतियोगिता या नारा लेखन प्रतियोगिता या प्रश्नोत्तरी होती है तो आप उसका जिक्र कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आपके दोस्तों को पढ़कर और जानकर अच्छा लगेगा। इसके बाद अगला सवाल जो है वो एक और बच्ची जो है वो पूछती है कि अपने क्षेत्र की अन्य आपातकालीन जो आपदाएं हैं उनसे बचने के लिए हमें क्या करना है। तो इस पर भी जो है वो आगे बताते हैं कि सबसे पहले तो हमें संभावित खतरों की पहचान करनी है। पहचान कैसे करनी है, जैसे हमें ये पता करना है कि सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाली सड़कें कौन सी हैं, क्योंकि वहाँ पर दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट होने का चांसेस जो है वो ज़्यादा है। उसके बाद हमें पता करना है ऐसी जगह कहाँ है जहाँ से निरंतर घार गिरती रहती है, निरंतर जो है वो लैंडस्लाइड होती रहती है, ताकि वहाँ से संभल के गुजरा जा सके, या वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कार्य किया जाए, कोई वहाँ पर डंगा लगाया जाए या कुछ उसको वहाँ पर पेड़ लगा करके उस जो है वो उस मिट्टी को नीचे आने से रोका जा सके। उसके बाद हमें ये देखना है कि खुली नालियाँ तो नहीं है कहीं हमारे चारों ओर, जिसमें गिरकर कोई बच्चा गिर जाए, उस दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, या कोई व्यक्ति जो है वो वहाँ पर गिर जाए और उसमें डूब करके मर जाए। इसके साथ ही हमें ये सबसे ज़रूरी है कि सीवर का कोई ढक्कन जो है वो खुला नहीं होना चाहिए। आपने सुना होगा टीवी में कई बार कि बोरवेल के जो खड्डे होते हैं उनके ऊपर ढक्कन नहीं होता और उस वजह से खेलते खेलते बच्चा जा करके कई फीट नीचे जो है वो जा करके गिर जाता है और उसको बाहर निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको याद होगा प्रिंस नाम के उस बच्चे का, वो किस तरीके से फिर उसको सेना की मदद से और बहुत सारी मुश्किल से जो है वो उसको बाहर निकाला गया था। इसके बाद क्या करना है, देखिए आप सबसे पहले आपने जो खतरे हैं उनको पहचान लिया। अब उसके बाद जितने भी महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर्स हैं, चाहे वो पुलिस का नंबर है, चाहे वो चाइल्ड लाइन का है, अग्निशामक विभाग यानी फायर का है, एम्बुलेंस का है, डिजास्टर मैनेजमेंट का है, जितने भी हेल्पलाइंस हैं उन सब को आपने जो है वो एक कंपाइल करके उनकी लिस्ट बना करके तैयार रखनी है। तो ये मैंने लिस्ट आपके लिए कंपाइल की है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये सारे के सारे रियल एक्चुअल जो है वो नंबर्स हैं। इनमें से आपको जो नंबर पहले से पता था उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं कि आपको पहले से कौन सा नंबर जो है वो पता था। और आप अपने क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो भी इसमें लिख सकते हैं नंबर्स, क्योंकि एरिया वाइज डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ आपदाओं से बचने के लिए हम क्या करें। पहले तो आपने क्या करना है, खतरों को पहचानना है, फिर आपने जो महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर्स हैं उनको तैयार रखना है, और उसके बाद आपने फर्स्ट एड किट को तैयार रखना है। फर्स्ट एड किट यानी प्राथमिक चिकित्सा किट, ऐसी किट जिसमें दस्ताने हो, कैंची हो, जिसमें कुछ बैंडेज हो, सेफ्टी पिन हो, छोटी मोटी दवाइयाँ हो, कोई मतलब अगर जलने के लिए कोई आदमी कहीं चोट लग जाती है उसके लिए कोई ऑइंटमेंट हो, कोई इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो उसमें रहनी चाहिए। इसके साथ ही आपको टॉर्च, कैंची, रस्सी, रेडियो, साफ पानी की बोतल, इन सब की व्यवस्था भी अपने साथ करके रखनी है।
अब सुरजीत जो है वो एक और सवाल पूछता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा ये सब कुछ सुन करके, जान करके। तो आगे बढ़ते हैं और सुरजीत के सवाल के ऊपर चलते हैं। सुरजीत कहता है कि आगजनी भी एक विकट समस्या है और इसके बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आगजनी जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत ही भयंकर घटना होती है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो आपको फायर सेफ्टी के नॉर्म्स अपनाने हैं, यानी आग से बिना मतलब के खेलना नहीं है। जंगलों में जब आप जाते हैं तो सूखे पत्तों पर व्यर्थ में जो है वो ऐसे नहीं कि माचिस जला करके फेंक दी, तो उससे पूरा का पूरा जंगल देखते देखते खाक में मिल जाएगा। इसको आपने इस तरीके की घटनाओं को खुद तो करना ही नहीं है, लेकिन यदि कोई और भी आपको लगता है तो उसको भी समझाना है, रोकना है, गाँव गाँव तक ये जानकारी पहुँचानी है। अग्निशामक यंत्र घर में रखने हैं, घर में बाल्टी में रेत भर के रखनी है, पानी भर के रखना है, ताकि जहाँ कहीं पर आग लगती है तो तुरंत जो है वो उसको वहाँ पर बुझाया जा सके। और निकास का रास्ता, यानी आग लगे तो बाहर जाने का रास्ता जो वो बिल्कुल स्पष्ट और साफ होना चाहिए, निशान बने हुए होने चाहिए, ताकि यदि कोई इस प्रकार की घटना होती भी है तो अहित जो है वो कम से कम हो सके। अब हितेश का एक सवाल है कि बाढ़ व अकाल भी गंभीर समस्या है, तो इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इसके ऊपर भी वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा जो सुझाव है वो दिया कि बाढ़ जो है उस स्थिति में हमें पानी हमेशा उबाल कर पीना चाहिए। उस समय हमें अक्सर देखा जाता है कि ज़रूरी कागज़ जो है वो नष्ट हो जाते हैं, तो उन्हें हमें वाटरप्रूफ डिब्बे में डालकर रखना चाहिए। नालियों की सफाई करते रहनी चाहिए। बाढ़ की यदि चेतावनी मिले तो ऊंचे स्थानों पर चले जाना चाहिए। यदि बाढ़ का जो दौर है वो गुजर जाता है और वापस हम घर में आते हैं तो घर को ज़रूर हम जो होता है उसके साथ हम कीटाणु मुक्त कर दें, यानी कि जो वायरस है उसको वहाँ से वो चले जाएं, जो बैक्टीरियाज है वो वहाँ से चले जाएं। तो सैनिटाइजेशन जो है वो प्रॉपरली उसकी होनी चाहिए। आपातकालीन किट हमें तैयार रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें करनी है। इसके बाद आगे एक और सवाल इसमें ये था कि अकाल की स्थिति से हम जो है वो कैसे बच सकते हैं। तो अकाल की स्थिति से बचने के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हम पौधारोपण करें, क्योंकि पौधारोपण यदि हम करेंगे तभी जो है वो हमारी हरियाली चारों ओर होगी, और यदि हरियाली चारों ओर होगी तो निसंदेह जो मतलब सूखा है वो कभी भी नहीं, हमें उसकी स्थिति जो है वो ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। हमें जैसे हम रक्षाबंधन के दिन अपनी भाई बहनों को राखी बांधते हैं, तो उसी तरीके से हमें पेड़ों को भी राखी बांधनी चाहिए, उनकी भी रक्षा का वचन जो है वो हमें देना चाहिए। इससे जो है वो बहुत ज़्यादा पेड़ों के संरक्षण में हमें मदद मिलेगी। तो इसके बाद जब सभी बच्चों के सवाल समाप्त हो जाते हैं तो एक शिक्षक गुरुजी भी पूछते हैं कि भाई जलवायु परिवर्तन का अभिप्राय क्या है, कि जो जलवायु हमारे चारों ओर है उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है। जैसे पहाड़ों की जो बर्फ़ है, हिमखंड है, वो पहले नहीं पिघलते थे लेकिन अब बहुत जल्दी पिघल रहे हैं। और समुद्रों का जो जल स्तर था वो बहुत कम था, तो अब वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले बाढ़ आती तो थी लेकिन इतना नुकसान नहीं करती थी, अब बाढ़ भी आती है तो निरंतर आती है और बहुत भयंकर नुकसान करती है। क्या कारण है इसके? तूफान आ रहे हैं, भारी हिमवर्षा हो रही है, यानी बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है, जो मौसम का चक्कर है वो बदल गया है, सूखा पड़ रहा है, कहीं लू चल रही है। तो ये सारे जलवायु परिवर्तन के कारण है। तो इस पर जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी अपना रुख रखा कि भाई वृक्षारोपण अगर हम करेंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो इसमें मदद मिल सकती है। पैदल यदि हम ज़्यादा चलेंगे तो इसमें हम जो जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं। देखिए, अगर हम हर चीज़ के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो पेट्रोल से जो पर्यावरण प्रदूषण होता है उसको हम नहीं रोक पाएंगे। हमें साइकिल का प्रयोग करना है, पैदल चलना है, प्लांटेशन करनी है। पानी का कम से कम दुरुपयोग, यानी कि पानी का सदुपयोग ही करना है। व्यर्थ में तो पानी को गंवाना ही नहीं है, क्योंकि पानी जो है, कहा भी जाता है कि जल है तो जीवन है। बेकार पड़ी हुई चीज़ों का पुनर्चक्रण करना है, पानी को कंजर्व करना है, संरक्षण करना है, संग्रहण करना है, और सार्वजनिक वाहनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना है, बिजली का सदुपयोग करना है, जैविक खेती की ओर हमें बढ़ना है, यानी ऐसी खेती जिसमें रासायनिक खाद का प्रयोग कम से कम हो, और गोबर का या केंचुआ खाद का या पत्तियों को जो है वो हम यदि उसको गला सड़ाकर जो है वो खाद के रूप में प्रयोग कर पाएँ, या फिर हम और कोई किसी तरीके से जैविक खाद तैयार कर सकें, जो किचन वेस्ट है उसकी खाद तैयार कर सकें, तो वो उसका हमें प्रयोग करना है। हरियाली को बढ़ाना है और सौर उपकरणों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है, चाहे वो गीज़र हो, चाहे वो हीटर हो। यदि वो सोलर होंगे, लाइट्स यदि सोलर होंगी तो उसमें हमें मदद मिलेगी। अंत में वैज्ञानिकों ने एक बहुत अच्छा सुझाव जो है वो दिया, और मेरी ओर से भी आज के लिए होम टेकिंग मैसेज आप सभी के लिए यही होगा कि हम खुद से शुरुआत करें। वी शुड स्टार्ट फ्रॉम आवर सेल्फ।
तो खुद से शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं? हमें 3 R's यानी 3R के फॉर्मूले को अपनाना है, इस मंत्र को अपने जीवन में अपनाना है। सबसे पहले R1 यानी रिड्यूस करना है, यानी हमें कम से कम जितना ज़रूरत है उतना ही प्रयोग करना है। बिजली है, जब उसकी ज़रूरत है तभी जलाएं, ज़रूरत नहीं है स्विच ऑफ कर दें। पानी है, जब ज़रूरत है तभी इस्तेमाल करें, नहीं ज़रूरत है तो नलके को बंद कर दें। गाड़ी में तभी चले जाएं जब दूरी थोड़ी ज़्यादा हो, आप पैदल वहाँ ना पहुँच सकते हो या वहाँ पहुँचना जल्दी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, CFL का प्रयोग करें। ये तो आ गया रिड्यूस करने की बात, यानी हम कम प्रयोग कर रहे हैं। अब रिड्यूस के बाद दूसरा आता है रीयूज़। देखिए, एक बार जो थैला हम इस्तेमाल करते हैं बाज़ार जाने के लिए, ऐसा नहीं कि अब अगली बार हम नया थैला लें, उससे अगली बार फिर नया लें, नहीं, हर बार हमें उस थैले को जितनी बार हो सके उतनी बार प्रयोग करना है। यदि हमने कोई कपड़े खरीदे हैं तो ऐसा नहीं कि उसको 2-3 बार लगाया शादी में, अब वो पुराना हो गया, उसका ट्रेंड चला गया तो नहीं अब हम नया लगाएंगे। वो कपड़ा जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। रीयूज़ बार बार से यदि हम उसे करें, यदि मान लीजिए हमारे कपड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा सड़ गल भी गए हैं, तो पुराने ज़माने में कपड़ों से नीचे बैठने के लिए गिद्दियाँ बनाई जाती थी, सोने के लिए, इवन ओढ़ने के लिए भी उसमें जो है वो इस तरीके का बनाया जाता था। अब वो ज़माना जो है वो उसकी ओर हमें लौटना चाहिए, रीयूज़ करने की ओर, ताकि हम जो है वो किसी भी चीज़ का बारंबार जितनी बार हो सके उतनी बार उसका हम प्रयोग करें। और अंत में आता है रीसाइकल। जब देख लिया कि कोई चीज़ बिल्कुल ही व्यर्थ हो चुकी है, उसका और कोई प्रयोग नहीं बचा है, तो उसको रीसाइकल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक की बोतलें हैं, तो उनको आप नीचे कूड़े में ना फेंकें, उन्हें आप जो कचरे वाला है उसे दे दें, वो उसको दोबारा से पुनर्चक्रित करेगा मशीनों में, फिर से उसी प्लास्टिक से नई बोतलें बना देगा। आपकी किताबें हैं वो यदि पुरानी हो जाती हैं तो उनको आप रद्दी वाले को दे दें, उससे फिर से वो कागज़ की लुगदी बना करके नया कागज़ तैयार करके फिर उसी की किताबें बन जाएंगी और पेड़ कटने से बच जाएंगे। ये सभी चीज़ें एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं हमें इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस पूरी चर्चा के बाद जो गुरुजी हैं वो कहते हैं कि वैज्ञानिकों से कहते हैं, महोदय हमारी आज की यात्रा तो सफल हो गई और आपने हमें जो जानकारियां दी हैं उन्हें हम व्यवहारिक जीवन में ज़रूर अपनाएंगे तथा हर गांव और हर व्यक्ति तक अवश्य पहुंचाएंगे। तो बच्चों, ये हर घर पाठशाला कार्यक्रम का भी मकसद यही है कि आपकी जो पढ़ाई है उसे बाधित होने से रोका जा सके। प्रभावित तो भले ही आपकी पढ़ाई हो रही है, लेकिन उसमें बाधा कम से कम पड़े, आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रखें। इसके लिए आपसे भी आग्रह है कि आप भी निरंतर पढ़ते रहें। और अंत में जो वैज्ञानिक हैं वो भी गुरुजी का धन्यवाद करते हैं, और उसके साथ ही आपका ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया है। द चैप्टर हैज़ बीन एंडेड। तो इसके साथ ही अब आप जो है वो उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ रहेंगे, योग करेंगे, निरोग रहेंगे, अपने आप को सुरक्षित रहेंगे। हमने आपदाओं की बात की, कोरोना भी उन्हीं आपदाओं में से एक है। अब मुझे लग रहा है कि आशा की किरण चारों ओर दिखाई देने लगी है और आने वाले समय में संभवतः अब हम विद्यालयों में मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब तक हम विद्यालयों में आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, तब तक आप इसी प्रकार से वर्चुअली हमसे जुड़े रहें। आपके सवालों का कमेंट बॉक्स में स्वागत है, और आप यदि कोई और भी मदद चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।